दी हूँ कि ओखला के इतिहास में पहली बार राहुल गांधी जी ओखला आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलेक्शन में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सर्वेज़ हैं उसमें ये साफ जाहिर है कि इंशाल्लाह कांग्रेस जो है ओखला की सीट निकाल के दे रही है। कि राहुल जी अगर ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं और ख़ास तौर से जामिया नगर में आ रहे हैं तो आप इस इलेक्शन की अहमियत समझ जाइए, बिल्कुल अहमियत समझ जाइए कि ये इलेक्शन कहाँ पहुँचा हुआ है और राहुल जी यहाँ के लोगों से क्या उम्मीद वो करते खुद हैं। सरकारी ज़मीन पे बनाए बैठे, उनका तो ऑफिस ही इलीगल बना हुआ है। शाहीन बाग का ऑफिस सरकारी ज़मीन पे बनाए बैठे हुए हैं। वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान साहब। वो लोग कहते हैं आप लोग ने जो है बना रखा ऑफिस सरकारी ज़मीन पे। पेपर वर्क, आप पेपर वर्क देख लो। अभी जो हमारी लास्ट जो हमारी कोर्ट में हियरिंग हुई है, डीडीए ने खुद लिखत में दे दिया है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, लिखत में है। मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रोड। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला हेड के टीटीआई रोड पर। यहाँ पर देख सकते हो आप स्टेज बनाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पे इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ पर बता दें आपको कि कभी शाम को राहुल गांधी यहाँ पर खुद आएंगे और यहाँ के लोगों के हौसला अफजाई करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आसिफ साहब भी मौजूद है और तमाम यहाँ पर जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी टीम है वो भी यहाँ पर आके सब कुछ चेक कर रहे हैं कि किधर से एग्ज़िट होगी, किधर से एंट्री होगी, इमरजेंसी एग्ज़िट किधर से, तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी। और आपको एक ख़ास चीज़ बता दें, जो अगर आप जामिया और टीटीआई रोड पे अगर आप खड़े रहते हैं तो बता दें कि इस रोड पे जितनी भी तमाम गाड़ियां हैं, अगर आपकी किसी की भी गाड़ी अगर यहाँ पर खड़ी होती है तो प्लीज़ कभी कभी हटा दीजिएगा, क्योंकि सुबह जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक आप लोगों को मैसेज जाएगा कि गाड़ी हटा दीजिए। अगर गाड़ी नहीं हटा पाते आप तो फिर ये क्रेन के थ्रू से उठा के आपको साइड कर देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपकी किसी की भी इसी रोड पर अगर किसी की भी गाड़ियाँ लगती है तो वो अपने आप ही हटा दीजिए एक दिन के लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर आसिफ साहब मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज पूरा अपोजिशन, पूरे हिंदुस्तान के जो उन फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ जो लोग एकजुट हैं वो राहुल जी की तरफ को देखते हैं। और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने निकाली, उसके बाद वो एक ऐसा फेज़ बन गए कि जिसकी हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई काट नहीं है ना। और युवा नेता हैं, बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, अच्छे अब वक्ता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं। मेरा ये कहना है कि कोई ज़माना ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को दी जाती थी। बदकिस्मती से ऐसे लोग आ गए कि लीडर ऑफ अपोजिशन की भी तौहीन करने लगे, है ना। और मैं एक बात बता रहा हूँ कि राहुल जी अगर ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं और ख़ास तौर से जामिया नगर में आ रहे हैं तो आप इस इलेक्शन की अहमियत समझ जाइए, बिल्कुल अहमियत समझ जाइए कि ये इलेक्शन कहाँ पहुँचा हुआ है और राहुल जी यहाँ के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं। तो कल इसी मंच पर जिस पर हम खड़े हुए हैं, इसी इतने बड़े मंच पर जो है कल राहुल जी आकर यहाँ पर स्पीच देंगे। बिल्कुल स्पीच क्या देंगे। कुछ लग रहा है आपको, मतलब कितनी पब्लिक हो सकती है यहाँ? देखिए, मैं पब्लिक का तो अभी आइडिया नहीं लगा सकता, लेकिन क्योंकि वो भाई ख़ास तौर से हाँ, और ख़ास तौर से वो नौजवानों के दिल पे राज कर रहे हैं आज की तारीख में। और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लोग, SC ST लोग तो टकटकी लगाए हुए राहुल जी की तरफ को देख रहे हैं और वो आवाज़ बने हुए हैं उन दबे कुचले लोगों की और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लोगों की। तो मुझे लगता है कि बहुत इससे बड़ी कोई जगह थी नहीं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ उनको सुनने आएंगे, उनको देखने आएंगे और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखिए, आप मीडिया को देखिए, नेशनल मीडिया को, आज इंडियन एक्सप्रेस में, आज हिंदू में, है ना, तमाम और अखबारात में भी अरीबा को वो बहुत ज़्यादा तरजीह पूरा मीडिया दे रहा है। नेशनल मीडिया भी हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अरीबा को विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर रखा उन्होंने। सर, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी जो राहुल गांधी जी को यहाँ पर बुलाने की पड़ी? नहीं। आपने देखा होगा ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पर नेता आ रहे हैं। नहीं, मैं आपको बात बताऊं कि मुझे और पार्टियों को पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे कांग्रेस पार्टी के, तो इन्होंने कैटेगराइज किया, मतलब कि A क्लास,
ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो ओखला को उन्होंने 2 या 3 दिन बाद जब कैटेगरी बनाई और सर्वे करवाए अपनी टीमों से, तो पहले तीसरे या चौथे दिन में इसे ए कैटेगरी में डाला उन्होंने। ए कैटेगरी का मतलब ये है कि आप नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, 2 या 3 दिन में आप उस जगह पर खड़े हो गए हैं जहां बराबर की लड़ाई चल रही है। और 2-3 दिन के बाद, उसके बाद कम से कम 7-8 दिन के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने इसे A+ सीट अपने जो उनका वॉर रूम है, उनका जो अपना सिस्टम है, उसमें इस ओखला सीट को A+ में डाल दिया है। A+ का मतलब ये है कि आप जीत रहे हैं, बस और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस की निगाह में ये A+ है, इसीलिए अभी पप्पू यादव आए, 31 को बटला हाउस चौक पे इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं, उसके बाद कन्हैया आ रहे हैं, इमरान मसूद आ रहे हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ी एक हमारे यहाँ रोड शो होने जा रहा है जो प्रियंका गांधी। वो कब होगा सर? वो भी बस आज देखिए, जैसे जैसे प्रोग्राम आएंगे हम अनाउंस करते रहेंगे, है ना। तो प्रियंका गांधी भी आपके बीच में रोड शो बहुत अहमियत रखता है। जनरली बड़े नेता आते हैं और स्पीच दे के चले जाते हैं, रोड शो के लिए तो 4-5 घंटे उन्हें इस हल्के में रहना पड़ेगा और तो पब्लिक के बीच में बदलेगा सर इन बड़े नेताओं के आने से? आप क्या देखिए, मुसलमान ख़ास तौर से कांग्रेस से इस टाइम राहुल जी को एक हीरो के तौर पे देख रहा है और उसे लगता है कि ये हमारी आवाज़ बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे रेस्पॉन्ड देंगे, और इंशाल्लाह जब राहुल जी और प्रियंका जी आके अरीबा के लिए, अरीबा भी आप यकीन मानना, मैं झूठ नहीं कह रहा, राहुल जी की पसंद थी। उस ज़माने में जब मेरा टिकट कटा था, उस बार भी राहुल जी ने कहा था कि नहीं, आसिफ मोहम्मद खान को। कोई बात छिपी नहीं होती है, 2 दिल्ली में ही रहते हैं, मीडिया सब उनके भी लोग होते हैं। उस टाइम पे भी मुझे वो उन्होंने कहा था, लेकिन उस बार परवेज़ साहब ले गए थे। लेकिन इस बार वो राहुल जी की को देखिए, कांग्रेस पार्टी में स्टेप बाय स्टेप होता है। प्रियंका जी कब आ रही हैं सर? देखिए, 2 दिन के बाद किसी टाइम भी उनका प्रोग्राम आ सकता है रोड शो का, प्रियंका जी, है ना। हाँ, और वो पूरे इस जामिया नगर के बीच में से वो गुजर कर जाएंगी, खुली जिप्सी में ही जाएंगी अगर रोड शो होता है ना, और उससे बहुत माहौल में तब्दीली आएगी। साहब, इतना बड़ा स्टेज शो करा रहे हैं, प्रियंका गांधी को बुला रहे हैं, काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपके ऊपर। किस तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखें? देखिए, पूरे दिन यहाँ पे सिक्योरिटी, हाँ, ये भी बने हुए हैं कल ईद में, और आज भी तमाम अथॉरिटीज़ यहाँ पर मौजूद थी, तमाम एजेंसीज, फायर ब्रिगेड, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम, और SPG और उनकी जो सिक्योरिटी में लोग चलते हैं, तमाम यहाँ बैठ के कई घंटे उन्होंने किधर से आएंगे, किधर से जाएंगे, है ना, इमरजेंसी एग्ज़िट कौन सी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनके साथ हादसे भी हो गए, है ना। राहुल गांधी, उनके फादर शहीद हो गए, उनकी दादी शहीद हो गई, ये हादसे उनकी फैमिली के साथ होते रहे हैं। तो सिक्योरिटी उनके लिए बहुत अहमियत रखती है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हर सारा इंतजामात जो हैं वो SPG सिक्योरिटी इसको अरेंज करवा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में आपने बताया, वो स्टार प्रचारक भी हैं यहाँ के। हाँ हाँ, आपने देखा होगा, हर जगह जाते हैं, झारखंड अभी गए तो कुछ दिनों पहले, तो उनके लिए भी काफ़ी भीड़ होती है सर। वहाँ कहाँ इंतजाम करेंगे उनके? हमने बटला हाउस चौक का बुक कर दिया है, हमें परमिशन मिल गई है बटला हाउस चौक की, है ना, इमरान प्रतापगढ़ी की। 31 तारीख को वो 8 बजे वहाँ पर रात को वो आएंगे। कन्हैया का भी अभी हम आपको उनका भी बता देंगे, इमरान मसूद का भी बता देंगे। हो सकता है और बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आएँ। ये सीट कांग्रेस पार्टी ने अपनी झोली में मान ली है। कांग्रेस पार्टी इसमें चूक नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी की, देखिए, दूसरे की बात नहीं है यहाँ, पहले दूसरे की बात नहीं है। मैं अरीबा के अल्फाज आपको बयान कर रहा हूँ और मैं उसी को कोट कर रहा हूँ कि अरीबा से जब ये पूछा कि आपका मुकाबला किससे है, अरीबा ने कहा मैं मुकाबले के लिए नहीं लड़ रही, मैं, अल्लाह ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है ना, कि मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करूँ, मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रही हूँ। मैं किसी को चुनौती नहीं मान रही, जो फैसला होगा अल्लाह करेगा। और मेरा जो मकसद है वो यहाँ के डेवलपमेंट का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
जो परेशानी आ रही है, मेरा टारगेट वो है। मेरा टारगेट कोई भी कैंडिडेट नहीं है, कोई सियासी आदमी नहीं है। मेरा टारगेट अल्लाह ने ये मौका दिया है, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मान रही हूँ, एक अल्लाह की तरफ से इसे नेमत मान रही हूँ। आसिफ साहब, राहुल गांधी भी पद यात्रा करेंगे या डायरेक्ट यहीं पर? नहीं, देखिए उनका रूट ये तिकोना पार्क से इसीलिए यहाँ रखा हुआ है कि तिकोना पार्क से इस रूट से ये पीछे इसलिए लग रहे हैं, सिक्योरिटी यहाँ से और पूरा तिकोना पार्क तक इसको डेड कर दिया जाएगा। वहाँ से वो एंट्री करेंगे, बैक साइड से यहाँ आएंगे, है ना। और यहाँ से टाइमिंग उनका एग्जैक्ट वो 6 बजे पहुँचने का उनका प्रोग्राम है। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, सियासी लोगों का ट्रैफिक हर जगह निज़ाम दरहम बरहम है, वो कब पहुँचते हैं, लेकिन जो हमें टाइम दिया है वो उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया है कि वो यहाँ पहुँचेंगे। और राहुल जी का आना खुद अपने आप में इतना बड़ा मैसेज जाता है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती है। सर, ओखला वालों के लिए भी बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आवाम? देखिए, मैं ओखला के लोगों से पूरा मुझे यकीन है, देखो मुझे बार बार जिताया, ठीक है। आप कोई एक छत्र राज किसी का नहीं चलता, हमारे भी हैं, लेकिन लोगों ने मुझे ज़मीन से आसमान पे बिठाया है और बहुत नवाजा है। पिछली बार मैं जेल में चला गया, बेटी को नवाजा, है ना। और अब फिर क्या कहेंगे सर कल के लिए? जब मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप राहुल जी की हिम्मत अफजाई करिए, अरीबा की हिम्मत अफजाई करिए, और उन्हें महसूस हो कि हाँ भाई, मैं अगर मुसलमानों की आवाज़ बना हूँ तो इतनी बड़ी तादाद में मुझे सुनने भी आए हैं। और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसे हालात पैदा हों कि उन्हें ना मायूसी नहीं होनी चाहिए। जो आपकी आवाज़ बन रहे हैं, जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो आपके लिए अटल बिल्कुल खड़े हुए हैं। कोई भी जिग जैग वाला या दाएं बाएं वाला नहीं है, सीधा स्टैंड है राहुल जी का कि उन फ़िरका परस्त ताकतों पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। कोई एक सियासी पार्टी बता दिए, घुमा फिरा के बात करते हैं कि ना हिंदू नाराज़ हो ना मुसलमान नाराज़ हो, लेकिन राहुल जी हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे। अगर मणिपुर में हिंदुओं पे ज़्यादती हो रही है तो वहाँ पर भी जा रहे हैं, SC ST के साथ ज़्यादती हो रही है वहाँ पर भी जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को लिए भी वो बिल्कुल खुली लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे संभल का, आप देखिए संभल का कौन गया संभल पे, राहुल जी को रोका। देखिए, पॉलिटिकल आदमी का काम होता है मैसेज देना। उन्हें रोका, उन्होंने कहा भाई तुमने ज़्यादती की है और मैं जाना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका, उन्होंने उन फैमिलीज़ को बुला के क्या मदद की, खामोशी के साथ जो भी उनकी हेल्प कर सकते थे की है। और ऐसे ही जितने बच्चे जेलों में बंद हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी भी मदद कर रही है। चैलेंज है मेरा, चाहे वो शिफाउर रहमान क्यों ना। मैं एहसान नहीं कर रहा, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे जो जेलों में पड़े हुए हैं, उन्हें हमारी भी जिम्मेदारी है, जो यहाँ के सियासी हैं और जो वाकई में कहते हैं कि हम मुसलमानों के हिमायती हैं या मुसलमानों को हम उसी लेवल पे देख, या उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है। तो हाँ, हमारी पार्टी के कई सीनियर लीडर्स हैं, वो खाली शिफाउर रहमान की बात नहीं कर रहा, चाहे उमर खालिद हो, चाहे और बच्चे हों, काफ़ी बच्चों की कांग्रेस पार्टी की तरफ से वकालत की जा रही है। सर, अरीबा खान अगर जीत कर आती है तो क्या करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो जेलों में बंद है? हम बाकायदा इसके लिए एक मुहिम चलाएंगे और हम उनके लिए वकीलों का एक ग्रुप भी बनाएंगे, और जो भी हम अपने दोस्त अहबाब एरिया के लोगों से उसमें जो भी लीगल भी फाइनेंशियली भी जो भी होगा, अभी तक हम सभी लोगों की जिम्मेदारी थी, करना चाहिए था, उसमें मैं भी हूँ, मैं गलत बात नहीं करता, है ना। लेकिन हाँ, इतना हमने किया कि शफाउर रहमान के घर पे अरीबा गई, क्योंकि उनकी अहलिया पर्दा करती हैं पहले, काफ़ी पहले जीतने के बाद, और मैं और अरीबा 6, 7, 8 महीने होंगे हम सटले भी गए थे। जब शफाउर रहमान की बहन की शादी थी तो हमने कहा हमें जाना चाहिए, हम कई शादियां छोड़ के वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये हमने कोई एहसान नहीं जताया। शाम तो शफाउर रहमान को कहते हैं हमारा छोटा भाई है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसकी फैमिली के साथ ज़्यादती हुई है ना। और वो बेचारा इनोसेंट आदमी है, भला आदमी है, शरीफ आदमी है ना। लेकिन सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि उनको जेल से बाहर निकालना। आप ऐसा करने जा रहे हैं? देखिए, मज़े की बात मैं आपको बताऊं एक, कि पप्पू यादव जी जब यहाँ आने वाले थे सभा के लिए, तो यहाँ जितनी पार्टियों के जो लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स, वो उनको मना कर रहे थे आने से,
कि आप यहाँ मत आइए, आप कहीं और चले जाइए, आप यहाँ मत आइए। इसी से सटपटाहट का आलम देखिए आप कि अभी तो सिर्फ पप्पू यादव जी के आने पे ये लोग इतना सटपटा रहे थे, कल तो ये बेहोश होकर गिर जाएंगे जब राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे। तो देखिए अल्लाह का शुक्र है कि ओखला की जो सीट है, वैसे तो दिल्ली में ही कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है, लेकिन जो ओखला की सीट है वो अल्लाह का शुक्र कांग्रेस के खाते में जा रही है। और ये जो हमारी सीनियर लीडरशिप यहाँ आ रही है, एक तरह से ये हमारे जो मेरे मैं बल्कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि ओखला के इतिहास में पहली बार राहुल गांधी जी ओखला आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलेक्शन में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सर्वेज़ हैं उसमें ये साफ जाहिर है कि इंशाल्लाह कांग्रेस जो है ओखला की सीट निकाल के दे रही है। इतने बड़े लीडर हैं यहाँ पर, किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं आप और कब तक आएंगे ये बता दीजिएगा दर्शकों को। देखिए जो सुबह से हमें परसों कंफर्मेशन मिली है और सुबह से जो है आज राहुल जी की जो नेशनल कांग्रेस की टीम है AICC की और जो DPCC की टीम है दिल्ली प्रदेश की और जो राहुल जी की अपनी टीम्स हैं, वो सारी टीम्स आज सुबह से यहाँ मौजूद हैं। जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे उसके लिए सुबह से पुलिस वाले भी यहाँ पर हैं और जो CRPF वगैरह जो भी उनको अपनी सिक्योरिटी रखनी है उसके इंतज़ाम भी सारे कराए जा रहे हैं। सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ सुबह सर्वे करके गया है किस तरीके से स्टेज लगनी है और स्टेज के बाद थोड़ा जो एरिया है वो छोड़ा जाएगा 40 फीट के करीब सिक्योरिटी और मीडिया के लिए, और उसके बाद जो है वो कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग भी ऐसे हैं जो बहुत मोहब्बत करते हैं राहुल गांधी जी से और कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी अभी तक आए नहीं, लेकिन आपने कैसे मनाया उनको आने के लिए? नहीं, अल्लाह का शुक्र, ऐसी कोई बात नहीं है मनाने की। हमारी सारी सीनियर लीडरशिप का पूरा सपोर्ट है हमें और अल्लाह का करम है कि जो पप्पू यादव जी भी आए थे, पार्टी ने हमें हर तरीके से जो हम चाह रहे सपोर्ट या जो भी कहें, पार्टी हमें पूरा सपोर्ट कर रही है। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने कहा कि कांग्रेस ये सीट निकाल रही है, तो हमारी जो सीनियर लीडरशिप यहाँ आ रही है, अभी 31 को इमरान साहब भी आ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जी, फिर प्रियंका जी का भी रोड शो है, कन्हैया जी का भी प्रोग्राम यहाँ लग रहा है। ये जितनी लीडरशिप आ रही है ये हमारी हौसला अफजाई करने आ रही है, ये एक तरीके से 4 चांद लगाने आ रही है हमारी जीत पर। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल जी कल आएंगे और यहाँ आपको लोगों का एक हुजूम देखने को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है मैम, असदुद्दीन ओवैसी आए उसके बाद भी आप लोगों ने सोचा क्यों ना हम भी इस तरीके से बुलाए लोग? नहीं, देखिए ओवैसी साहब तो काउंसलर के इलेक्शन में भी आए थे और एक बार नहीं 2 बार आए थे शायद, और उसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो उनके आने से रिज़ल्ट कभी निकलता नहीं है, वो एक बार आए 2 बार आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त इस मुल्क का एक इतने बड़े लीडर राहुल जी, जो लगातार मुसलमानों की आवाज़ बने हुए हैं, लगातार माइनॉरिटीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ रहे हैं, सड़कों पे भी लड़ रहे हैं, संभल का मुद्दा हो, फ़िलिस्तीन तक पे प्रियंका गांधी जी आवाज़ उठा रही हैं 1 साल से लगातार। जितने भी मुद्दे रहे हों, जिस तरीके से ये लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जुल्म ज़्यादती को रोका जाए, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में वो बात है, वो बैठ गई है कि जो मोहब्बत राहुल जी अपनी आवाम से रखते हैं, वही मोहब्बत पलट के आवाम उससे ज़्यादा ही उनसे करती है। मैम कभी राहुल गांधी आ रहे हैं, कितने लोगों का इंतज़ाम आप कर रहे हैं बैठने का, या कितने लोगों का आप आइडिया कर रहे हैं कितने लोग आ सकते हैं? देखिए आइडिया तो मैं आपको हकीकत में नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे उम्मीद यही है कि यहाँ एक हुजूम होगा लोगों का, और कोशिश हमारी यही है कि जितना अकोमोडेट कर सकें लोगों को। तो हम कुछ चेयर्स भी लगवा रहे हैं, और ताकि जो कोई बुज़ुर्ग लोग हैं वो आके बैठना चाहें तो उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी है, और जो यंग नौजवान लोग हैं उनके लिए पीछे खड़े होने का भी इंतज़ाम रहेगा। बाकी जो माइक्स ये स्पीकर्स हैं ये भी आगे तक लगवाए जा रहे हैं, तो इंतज़ाम देखिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि किसी खाली बंजर मैदान में ये प्रोग्राम नहीं रख के ऐसी जगह पे रखा जा रहा है जहाँ लोग एक अप्रोचेबल जगह है, जहाँ हर तरफ से अगर लोग हैं वो आने में आसानी हो। स्पेशली मतलब जो ख़वातीन हैं, ख़वातीनों को इस तरीके के प्रोग्राम्स में थोड़ी वो रहती है, झिझक रहती है, तो हमने ऐसी जगह पे इसलिए चूज़ की है कि यहाँ पर जो है अच्छे से अच्छा इंतज़ाम और लोगों को अप्रोचेबल जगह है, आराम से आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैम सर के आने से कितना समीकरण बदल जाएगा? देखिए समीकरण तो सेट है, हम ये सीट निकाल रहे हैं, कांग्रेस बहुत मजबूत है। उसका मैं एक रीज़न आपको बताऊं, उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है
और उसी सरकार के सत्ता के एमएलए भी बैठे हैं अमानतुल्लाह खान साहब। जिस तरीके से लगातार 10 सालों में उन्होंने इलाके में कोई भी काम नहीं कराया, ये कोई भी डेवलपमेंट नहीं कराया है। ये जो सीवर भी अभी जगह जगह पड़ रहे हैं ना, ये हमारा 450 करोड़ का टेंडर है जो शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी 12 साल पहले। 450 करोड़ का LNT का सीवेज का टेंडर, ये वही काम हो रहा है जो 12 साल बाद भी 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये उसी काम का दिखावा कर करके लोगों से अब वोट मांग रहे हैं। 8 साल आप गायब रहे, आपने कोई काम नहीं कराए इलाके में, और उसके बाद 1 साल आपने ED, ACB, CBI अपने करप्शन के चार्जेस में आपने चक्कर काटे सबके दफ्तरों में। एक बार नहीं, लगातार आपने महीनों चक्कर काटे। आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, पैसा गबन करने के चार्जेस हैं। ये मैं जहाँ खड़ी हूँ इसी के आगे जो बिल्डिंग है, इसी रोड पर, वहीं की बिल्डिंग के ऊपर केस लगा हुआ है उन पे, जिसमें और भी इनके साथी जेल में बैठ कर आए 1-1 साल। और आप पे वक्फ की ज़मीनों पे आपने जिस तरीके से उनको सेंटर को आपने डील करी, जेल से निकलने के लिए आपने सेंटर से डील करी कि ये 123 ज़मीनें सेंटर खा जाए और मेरी बेल करा दो। आपने डील में वो ज़मीनें सेंटर के हाथ में सौंप दी, वक्फ के चेयरमैन। बिल्कुल ये सही बात है, वो जेल में थे, उन्होंने ये डील करी सेंटर से कि मुझे आप बेल करवा दो, मुझे छुड़वा दो और मैं 123 प्रॉपर्टीज़ आपके हवाले कर देता हूँ वक्फ बोर्ड की। उसके अलावा वक्फ में आपने जो राइटफुल लोग थे, जिनके हुकूक मारे आपने और जिनकी भर्तियां होनी थी, जो इस काबिल थे कि उनकी भर्तियां करी जाएं, उनके हक मार के आपने अपने चेले चपाटों की भर्तियां करा दी पूरे वक्फ बोर्ड में। ये जितने आपने ये जो क्राइम्स करे, मैं तो क्राइम कहूँगी इनको, ये मेरी नज़र में क्राइम है बहुत बड़े बड़े, और जो आपने करप्शन करे उसके चार्जेस में आपने जेल के चक्कर काटे। तो कह रहे हैं सर हमने कुर्बानियाँ दी हैं और किस बात? लोगों को याद नहीं। हाँ, करी ना कुर्बान। हमने जाफराबाद में भी मदद की है, अमानतुल्लाह खान ने बोला है। हाँ। और वीडियोस भी दिखा रहे हैं। CNRC के टाइम पे भी आवाज़ उठाई उन्होंने। सारी बात बताऊंगी आपको, जवाब दूंगी। हाँ, बता रही हूँ आपको। सड़कें तो बनाई थी 2 महीने में, ज़्यादातर सीवर ये तो आप भी मान रहे हैं, इलेक्शन से 2 महीने पहले ही बननी शुरू हुई है। 6 महीने में और काम कर देंगे आप, 6 महीने का वक्त। चलिए, अब मैं आपकी सारी एक बात का जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात, आपका सवाल था कि वो कह रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई लड़ी भैया आपने? जाफराबाद गए और जगह पर बता रही हूँ आपने कौन सी लड़ाई लड़ी। आपने 8 साल अपनी जेबें भरी, और उसके बाद मैं अभी का एग्जाम्पल लेती हूँ। यूपी इरिगेशन वाले आए थे दीवार खड़ी करने के लिए अबुल फजल में, कांस्टेबल ने धक्का देके विधायक जी को आगे बढ़ा दिया कि जाओ आगे जाके खड़े हो, और धक्का खाते हुए वो आगे चले गए। आपकी भी वीडियो में शायद वो रिकॉर्ड हुआ था, किसी की तो था, इनमें से किसी की था, आपकी में था, या शायद मशकूर साहब की, किसी की वीडियो में ये सीन था। और फिर खड़े होकर माइक पे कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, ज़्यादा कुछ कहूँगा तो ये मुझे जिप्सी में डाल के ले जाएंगे। ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आप कौम की, ये हुकूकों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों की। इलेक्शन का टाइम है ना, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है हर किसी को। नहीं, बात ये नहीं है डर लगता है। हमारे वालिद साहब अनगिनत बार जेल गए हैं, अनगिनत, काउंट भी नहीं कर सकते, और 19 केस हैं इस वक्त अमानतुल्लाह साहब पे। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जितने कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं आपको अखबारों में छपवाने हैं आपके जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। मेरे ऊपर एक केस है, वो केस क्या है मेरे ऊपर, जब बटला हाउस में एक लड़के का मर्डर किया गया था, उसके लिए हमने कैंडल मार्च निकाली थी कोविड के दौरान। तो वो कोविड की जो गाइडलाइंस थी उसको हमने एक तरीके से वो करा, उसका केस है मेरे ऊपर कि एक मजलूम के लिए हमने कैंडल मार्च निकाली। एक केस है बस मेरे ऊपर, वो भी काउंसलर बनने के बाद मुझ पे लगाया है। जब वो किस्सा हुआ था तब नहीं था मेरे ऊपर केस, जब मैं काउंसलर बन गई तब मेरे ऊपर लगाया। खैर, इनके 19 केसेस की हिस्ट्री निकाल के देखिए आप, अखबार में छपा हुआ है। उनके चार्जेस देखिए क्या हैं, क्या उनका नेचर है उन केसेस का, आप देखिए। कहीं छेड़ने का आरोप है, कहीं गबन का आरोप है, कहीं किसी को पीटने का आरोप है। सारे आप चार्जेस देखिए क्या लगे हुए हैं उन पे। कौन सी लड़ाई हुकूकों की, आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपने 10 साल में 8 साल यहाँ, हाँ मैं जो बात कह रही थी कि फिर जेल के अंदर बाहर आपने ये करा। उसके बाद आप अब 2 महीने पहले इलेक्शन से आप जाके 4 सड़कें बना के ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो काम कर रहा हूँ, और मैं जेल में था वरना मैं और काम करता। 10 साल से जेल में हैं क्या आप? 2-2.5 महीने। उन्होंने कल ही बताया कि 2 साल कोरोना में कट गए, उसके बाद फिर CNRC में। कोरोना में शीश महल तो बन गया केजरीवाल का, वो तो नहीं रुका बनने से। कोरोना के टाइम पे शीश महल तो बन गया, वो भी रुक जाता बनने से अगर कोविड था तो। उसका तो काम हो गया कोरोना के दौरान, यहाँ का डेवलपमेंट क्यों रुक गया? और आपको जितना फंड दिया गया है 450 करोड़ तो वो, और 10 साल में 105 करोड़ वो मिले हैं आपको MLA फंड के। तो उस फंड का आपने क्या करा? 555 करोड़ फंड कहाँ गया? क्या एरिया में कोई बता सकता है मुझे 555 करोड़ कहाँ गया?
आप लगातार, आपकी बदतमीज़ी की वीडियोस आती हैं, आपकी ज़ुबान इतनी ख़राब है, आप कहीं भी किसी से भी बदतमीज़ी कर जाते हैं। जिस तरीके के, अब मैं कहना नहीं चाहती, मैं ख़ुद छोटी हूँ, लेकिन जिस तरीके से उनके बेटे की वीडियोस आ रही हैं, जिस तरीके से बदतमीज़ी कर रहे हैं, देखिए ओखला को एक क्लीन कैंडिडेट चाहिए आज की तारीख में। मैम, उनका कहना है कि मीडिया हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग जो है मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरे बच्चे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अलीगढ़ में जो पीटा था, अलीगढ़ में जो डॉक्टर को मारा था, वो भी यही था। नोएडा के पेट्रोल पंप की जो वीडियो है, उसमें भी कोई ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहा था कि मारो इसे। बेवकूफ़ी की बेबुनियाद बातें हैं। फंसाया ही जा रहा है ना बच्चे को, उनके एक किस्म से कह रहे हैं वो। देखिए, जो नोएडा का इंसिडेंट हुआ या अलीगढ़ का हुआ, उसमें क्या फंसाया आप मुझे बता दीजिए। किसी ने उसको वर्गलाया या किसी ने उसे उकसाया, वो जो भी कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं ना। खैर, मैं उन बातों में ज़्यादा नहीं उलझना चाहती। मैं ओखला के डेवलपमेंट पे बात करूँगी आपसे। जो ये बात कहते हैं कि हमने CNRC में, मैं वहाँ पहुँचता था और मैं प्रोटेस्ट में रहता था, और उसी वक्त केजरीवाल ये कह रहे थे कि मेरे अंडर दिल्ली पुलिस कर दो, मैं पूरा प्रोटेस्ट उखड़वा के फेंक दूंगा। ये क्या दोगलापन है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं प्रोटेस्ट में खड़ा होता था जाके, एक तरफ केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, मैं पूरा प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। उनका ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि शर्जील इमाम को अरेस्ट क्यों नहीं करती है सेंटर बीजेपी, मुझे दे दो पुलिस, मैं फ़ौरन अरेस्ट करा दूंगा शर्जील इमाम को। ये केजरीवाल का स्टेटमेंट है। आप कहते हैं आपने, जब दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली जैसे शहर में दंगे हुए, तब तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, MLA भी आम आदमी पार्टी का ही था वहाँ पर जब दंगे हुए। अमानत साहब ये कहते हैं आपने CM होते हुए ना तो आवाज़ उठाई वहाँ के लिए, ना आप वहाँ गए, और अब अमानतुल्लाह साहब स्टेजों से कह रहे हैं हमने 10 लाख रुपए मुआवजा दिया है। वहाँ जेब से दिया है क्या अपनी मुआवजा? सरकारी पैसे से दिया है ना मुआवजा? दिखाओ, रिकॉर्ड दिखाओ। सरकारी पैसे से ही तो मुआवजा दिया होगा ना, दिखाओ रिकॉर्ड। कहाँ है 10 लाख रुपए, किसको दिए हैं? या वही वाले 10 लाख हैं जो मोदी 15 लाख अकाउंटों में पहुंचा रहे हैं सबके? ये वही वाले 10 लाख ये भी पहुंचा रहे हैं सबको, मुझे लग रहा है। उनका कहना है ऑफिस में आ जाइए, सब रिकॉर्ड दिखा देंगे। ऑफिस तो वो खुद सरकारी ज़मीन पे बनाए बैठे हैं, उनका तो ऑफिस ही इलीगल बना हुआ है। शाहीन बाग का ऑफिस सरकारी ज़मीन पे बनाए बैठे हुए हैं। वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान साहब। वो लोग कहते हैं आप लोग ने जो है बना रखा ऑफिस सरकारी ज़मीन पे। पेपर वर्क, आप पेपर वर्क देख लो। अभी जो हमारी लास्ट जो हमारी कोर्ट में हियरिंग हुई है, DDA ने खुद लिखत में दे दिया है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। लिखत में है, तुम लिखत में दिखा दो कि तुम सरकारी ज़मीन पे नहीं बैठे हो। आप दिखा दो ना, हम तो दिखा देंगे। आप चलिए मेरे साथ ऑफिस, मेरे पास सारे वो हैं पेपर। जो आपका यहाँ कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें ये लिखा है कि ये DDA की ज़मीन से बाहर है, और आपके भी सारे पेपर वर्क हैं कि आप सरकारी ज़मीन पे बैठे हो। वो जो उस दिन पुलिस आई थी ना इनके यहाँ, जो इन्होंने बवाल काट दिया था कि मुझे मारने आ गई पुलिस, मुझे वो करने आ गई, वो इसलिए आई थी कि आप सरकारी ज़मीन पे बैठकर इलेक्शन के वो चल रहा है प्रचार, सरकारी ज़मीन पे आपका वायलेशन हो रहा है कोड ऑफ कंडक्ट का। आप जो गलत इस्तेमाल कर रहे हो सरकारी जगह का, ये उसके लिए आई थी पुलिस। आप क्यों बैठे हो सरकारी ज़मीन पे ऑफिस बनाए? पहले तो आप वहाँ से हटो। मतलब आपसे कोई कागज़ मांगे तो आप दिखा सकते हैं? मैं दिखा दूंगी, अब मैं अभी दिखा दूंगी आपको। आप चलिए, यहाँ से N ब्लॉक में मीटिंग है हमारी, उसके बाद आप चलिएगा साथ ऑफिस, मैं आपको सारे पेपर वर्क दे दूंगी। बाकी और बात करेंगे, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी भी आ रहे हैं, सुना है। जी। और प्रियंका गांधी भी आ रही है, उनके भी जरा बता दीजिए कब। देखिए, इंशाल्लाह 31 तारीख में इमरान प्रतापगढ़ी साहब का प्रोग्राम है यहाँ पर ओखला में, और इंशाल्लाह कन्हैया जी का भी प्रोग्राम लग रहा है। उसके अलावा प्रियंका गांधी जी की भी इंशाल्लाह रोड शो। इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार एक साथ आएंगे? नहीं, अलग अलग प्रोग्राम्स रहेंगे इंशाल्लाह सबके। जी। और क्योंकि राहुल जी की कल जनसभा हो ही रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रियंका जी की भी रोड शो की हमें जो प्रोसेस है उसका भी इंशाल्लाह जल्दी हम कंफर्मेशन देंगे। देखिए, मैं ओखला की आवाम से सिर्फ इतना कहूँगी कि जिस तरीके से मेरे वालिद साहब यहाँ 2 बार काउंसलर रहे, 2 बार MLA रहे, सबको ये मालूम है कि किस लेवल पर डेवलपमेंट उन्होंने कराया। कभी किसी को उनसे ये शिकायत नहीं हुई कि उन्होंने काम नहीं कराया। सबको ठीक है, कभी कोई और बात हुई होगी जिससे उन्हें शिकायत रही होगी, लेकिन काम की बुनियाद पे कभी कोई उन पे उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने काम नहीं कराया होगा। अब मैं 2 साल से काउंसलर हूँ, जबकि MCD में देखिए बहुत लिमिटेशंस हैं, दायरा बहुत छोटा है काउंसलर के काम करने का। मेरा पूरा वार्ड अनऑथराइज्ड है, और अनऑथराइज्ड वार्ड में हम जूझ के काम कराते हैं। हम ये रोते नहीं हैं कि फ़लाना हमें काम नहीं करने दे रहा, फ़लाना हमें काम नहीं करने दे
दे रहा, जबकि ये हकीकत बात है। इस वक्त एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये लोग परेशान करते हैं, ये हकीकत बात है। लेकिन मैं अपनी आवाम से अपना रोना नहीं रोती हूँ। आखिर में एक मैं हमेशा मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ती हूँ, क्योंकि देखिए ओखला की आवाम को एक मजबूत लीडर चाहिए, जो लड़े, जो दहाड़े, असेंबली में भी दहाड़े उनके इश्यूज़ को लेकर, सड़कों पे भी मजबूती से उनकी लड़ाई लड़े। एक बुलंद आवाज़ वाला लीडर चाहिए। बेचारा मजलूम हर वक्त रोना, बीजेपी नहीं करने दे रही, एलजी नहीं करने दे रहा, मेरे बच्चे को मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे ख़त्म कर देंगे, ये मजलूम, आप खुद मजलूम हो, आप मजलूमों की आवाज़ क्या बनेंगे? अरीबा जी, आखिर में एक सवाल करूंगा। जब आपने काम की बात बताई, आप 2 साल से काउंसलर हैं, तो कुछ पार्टियां भी कहती हैं, कुछ लोग भी कहते हैं कि अरीबा से सब नाराज़ हैं, उन्होंने सफाई कर्मचारी नहीं बुलाए। 186 कर्मचारी होते हैं या कितने होते हैं वो, जो हमें तो मालूम नहीं, तो वो आपके कर्मचारी रोडों पर नहीं दिखाई दिए, तो उस पर क्या जवाब देंगे आप? क्या देखिए, मैंने आपको बताया एमसीडी की लिमिटेशंस हैं काम करने की। एमसीडी मेन जो उसका प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है हाउस टैक्स। अनऑथराइज एरिया से कोई भी हाउस टैक्स नहीं भरता है, ना के बराबर लोग हाउस टैक्स भरते हैं, और इसी वजह से वो आपको रिसोर्सेज कम देते हैं। जो ये वाली रिसोर्सेज होती हैं, वो फ़ंड निकलवाना अलग बात है। अभी हम 80 लाख का फ़ंड निकलवा के लाए थे। अभी हमने हाई मास्ट लाइट्स भी लगवाई कब्रिस्तान में भी, नई बस्ती पे भी हमने, और भी इस तरीके के काम अलग से फ़ंड निकलवा के कराएं। लेकिन ये जो डेली बेसिस वाली सैनिटेशन का काम है, इसके लिए आपको लिमिटेड रिसोर्सेज वो देते हैं। अब जसोला की बात करूँ मैं, सरिता विहार वार्ड की, वहाँ 400-500 सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि वहाँ सब ऑथराइज एरिया है, सब हाउस टैक्स देते हैं। हमारा एरिया क्योंकि अनऑथराइज है, इस वजह से यहाँ पे उतने रिसोर्सेज नहीं दिए जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उसको फटीक में हम झाड़ू लगवाते हैं कि आज ये गली हो गई, कल वो गली हो गई, परसों वो गली, चरसों वो गली, फिर इस गली का राउंड लगवा दो। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ हमें लगता है कि यहाँ ज़्यादा परेशानी है, यहाँ ज़्यादा लगा दो, इधर कम है तो वहाँ कम सफाई कर्मचारी रखते हैं, लेकिन फिर रोटेशन में उधर ज़्यादा भेज देते हैं। वो एक रोटेशन में सिस्टम चलता है, फिक्स्ड नहीं है। दूसरे वार्ड्स जो ऑथराइज्ड है वहाँ फिक्स्ड होता है, ये आदमी है, इसकी ये गली है, इसको डेली इसी में लगानी है। लेकिन हमारे यहाँ फिक्स सिस्टम नहीं होता है, और ये सब टेक्निकलिटीज़ हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, और जिनको सिस्टम की समझ नहीं है, जो सिर्फ नेतागिरी करते हैं, जो सिस्टम को नहीं समझते, वो फिर और बातें करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा जी टाइम देने के लिए। बाकी कल या परसों में फिर